बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सैयद ज़मीर जाफरी की लिखी हुई एक नज्म है, मज़ाहिया नज्म है, इसकी तफ़हीम करते हैं। सैयद ज़मीर जाफरी जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज कैम्बलपुर अटक से इन्होंने FA और मैट्रिक किया था। मैट्रिक इन्होंने जेहलम से किया और FA कैम्बलपुर अटक से किया, जो कि मेरा शहर है और इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ इसी शहर से। इस्लामिया कॉलेज लाहौर से BA की डिग्री हासिल की, सहाफत के कूचे में कदम रखा और एहसान रोजनामा के एडिटर हुए और दीगर मुख्तलिफ जो इनके अमूर और मदारज जिंदगी रहे हैं वो आप पढ़ सकते हैं। मशहूर शायर, अदीब, साफ़ी और दानिश्वर हैं। 50 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ हैं और संजीदा और मज़ाहिया हर दो तरह की शायरी इन्होंने की है, मगर मज़ाहिया शायरी जो है वो इनकी बहुत ज्यादा मकबूल है। जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि तंज़िया और मज़ाहिया शायरी जो होती है वो माशरती नाहमवारियों और नाइंसाफियों, उलझनों, तबकाती तजादात वगैरह की अक्कासी करती है और पढ़ने और सुनने वाले को एक बड़े हल्के फुल्के से अंदाज से इन चीजों की तरफ मुतवज्जो करती है। तो आइए अब इस नज्म को पढ़ लेते हैं। रेल का सफर उन्वान है इस नज्म का और यहाँ से हम पढ़ते हैं। इसी में मिल्लते बेजा समा जा, कूद जा फिर जा, तेरी किस्मत में लिखा जा चुका है तीसरा दर्जा। न गुंजाइश को देख इसमें न तू मर्दम शुमारी कर, लंगोटी कस खुदा का नाम ले घुस जा सवारी कर। अब बस गिनने की ये कोशिश के है कितने नफूस इसमें, कि निकलेगा बाहर उन्वान तेरा भी जुलूस इसमें। वो खिड़की से किसी ने मोर्चा बंदों को ललकारा, फिर अपने सर का गठड़ा दूसरों के सर पे दे मारा। किसी ने दूसरी खिड़की से जब देखा ये नजारा, जमीन पे आ रहा धम से कोई ताजे सरेदारा। ये सारे खेत के गन्ने कटा लाया है डब्बे में, वो घर की चारपाई तक उठा लाया है डब्बे में। किसी पे चाक में सेकल कुल्हाड़ा जगमगाता है, किसी रोजन से एक काला स्लीपर मुंह को आता है। खड़े होके बमा मीनार आतिशदान को देखो, ये कौम बेसरो सामान का सामान तो देखो। वो एक रस्सी में पूरा लाओ लश्कर बांध लाए हैं, ये बिस्तर में हजारों तीर नश्तर बांध लाए हैं। सुराही से घड़ा रोटी से दस्तरखान लड़ता है, मुसाफिर खुद नहीं लड़ता मगर सामान लड़ता है। ये नज्म मुकम्मल हो गई है। इसमें अल्फाज मायनी आपको मैं साथ साथ बता दूंगी, कॉपी और कलम संभाल लें। और एक अलग अलग शेर है इसमें और मौजू का खर्चा एक ही होता है, मगर शेर में आप देखें काफिया और रदीफ आपको नजर आ रहा है। जैसे मसनवी लिखी जाती है ये उस अंदाज में लिखी गई नज्म है, पाबंद नज्म है और इसमें काफिया, रदीफ, बहर और वजन की पाबंदी की जाती है। मिल्लत बेजा कहते हैं सफेद मिल्लत या कौम, और ये मुसलमान कौम के लिए, मुस्लिम उम्मत के लिए इस्तेमाल होता है ये लफ्ज। समाजा यानी किसी चीज के अंदर आप ऐसे घुस जाएं कि मुकम्मल तौर पर उसके अंदर फिट आ जाते हैं, तो उसको समा जाना कहते हैं, यानी किसी भी चीज के अंदर मुकम्मल हैसियत के साथ दाखिल हो जाना। तीसरा दर्जा कहते हैं, आपको शायद पता ही होगा कि ट्रेन के मुख्तलिफ दर्जात होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा दर्जा। इसी तरह AC, लोअर AC और इसी तरह कैबिन्स होते हैं, AC वाले रूम्स होते हैं, वो कैबिन्स बने होते हैं, डब्बे होते हैं। और तीसरा दर्जा जो होता है उसको इकोनॉमी भी कहते हैं, बिजनेस क्लास भी होती है, जैसे कि ट्रेन के साथ साथ एरोप्लेन में भी होता है। तीसरे दर्जे में आम लोग बैठते हैं,
اور इसकी सीटें भी आपने देखा होगा कि लकड़ी की बनी होती हैं, या उसके ऊपर अगर गद्दा बनाते भी हैं तो बहुत मुश्किल से मुसाफिर बेचारे इसमें सफर करते हैं। गर्मी का सर्दी का कोई खास इंतजाम यहाँ पर नहीं होता है। कम पैसे लगते हैं इसमें, इसका किराया कम बेइंतहा कम होता है। तो कहते हैं शायर कि जो मिल्लत बेजा यानी कि मुसलमानों की उम्मत जो हो, यहाँ पर बज़ाहिर हम उसका जिक्र कर रहे हैं मगर इससे मुराद कोई भी आम लोग हैं। वो कहता है कि एक आम लोग में से ताल्लुक रखने वाला कोई भी शख्स उसको मुखातिब करता है कि ट्रेन के इस डब्बे में कूद जाओ, वहां पे जाके बैठ जाओ, समा जाओ, जहां जगह मिले वहीं पर कब्जा जमा कर बैठ जाओ और फिर जाओ। यानी कि जो भी बंदा इन डब्बों में दाखिल होता है तीसरे दर्जों में, उसको सीट नहीं मिलती है, तो अक्सर जिनके पास टिकट होते हैं वो बेचारे लड़ झगड़ कर हासिल करते हैं अपनी सीट, और कई लोग बगैर टिकट के सफर करते हैं और दूसरों की सीटों पर कब्जा जमाए बैठे होते हैं। तो ये आप इस तरह की बात लिखेंगे और कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि तुम ट्रेन के तीसरे जो दर्जा है उसके अंदर सफर करो। ना गुंजाइश को देख इसमें, न तो मर्दम शुमारी कर, लंगोटी कस, खुदा का नाम ले, घुस जा सवारी कर। तो कहते हैं कि ए आम इंसान, तुम ये ना देखो कि इसमें तुम्हारे बैठने की जगह है, गुंजाइश है, तो कोई सीट मिलती है नहीं मिलती। तुम अगर खड़े होकर भी सफर कर सकते हो तो कर लो। तुम मर्दम शुमारी ना करो, यानी लोगों को ना गिनो कि इसमें कितने लोग हैं, मेरी जगह बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर ये देखा ही नहीं जाता, बस सवार हुआ जाता है। और अगर खड़े होने की एक पांव पर भी जगह मिल जाए तो लोग सफर करते हैं। लंगोटी कसने का मतलब होता है तैयार हो जाना। लंगोटी दरअसल आपने कुश्ती लड़ने वाले पहलवानों को देखा होगा कि वो कपड़े का एक टुकड़ा होता है जिसको वो अपने निकर की जगह पर पहनते हैं और कस के उसको अपने जिस्म पर बांध लेते हैं। वो कोई बाकायदा जो है वो नहीं होता है सिला हुआ, तो ये उसी तरह का है कि लंगोटी कसना, मगर यहाँ पर ये मुहावरा है। खुदा का नाम लेना भी मुहावरा है। तो कहते हैं कि अल्लाह का नाम लेकर और किसी पहलवान की तरह कूद जाओ और अंदर दाखिल हो जाओ और सवारी करो और अपनी मंजिल पर पहुंचने की तैयारी कर लो। अब बस कहते हैं बेजा, कहते हैं कि ये बेजा काम ना करो कि देखो इसमें कितने नफूस यानी कितने लोग जो हैं इस डब्बे में मौजूद हैं और मेरी जगह है या नहीं है। इन सारी बातों को छोड़ दो और कहते हैं कि ये मत देखो कितने लोग हैं, इतना हजूम है यहाँ पर, इसको छोड़ दो। ये ना हो कि तुम्हारा भी यहाँ से जुलूस ही निकलेगा। और बाहर उन्वान का मतलब है हर हाल में तुम्हारा भी यहाँ पर जुलूस ही निकलने वाला है। जुलूस में जैसे कि हम देखते हैं कि अक्सर लोग नारे लगाते हुए तेजी से भागते दौड़ते इधर से फिरते हैं, कभी गुस्से में कभी जोश में, और कई दफा वो लोगों को अपने सर पे उठा लेते हैं, जो भी कोई लीडर होता है उसको उठा के कंधों पे बिठा लेते हैं। तो इसी तरीके से होता है कि कहता है कि तुम भी दाखिल हो जाओ तो तुम्हारा भी गोया यहाँ से जुलूस ही निकलने वाला है, तुम बस तैयार हो जाओ, इस डब्बे में दाखिल हो जाओ। कहते हैं कि अंदर देखना तुम कि किसी ने खिड़की के पास अपनी जगह जमाई होगी और वो कुछ लोग खिड़की के करीब बैठने के लिए लड़ते झगड़ते हुए नजर आएंगे और मोर्चा बंदों को ललकारा। अगर आप देखें ट्रेन में तो ऐसे डब्बों में लोग अपनी फैमिली को बिठा लेते हैं और उन सीटों के गिर्द एक बड़ी चादर बांध लेते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मोर्चा बंदी हो गई है। या मोर्चा बंदी दूसरे मायनों में ये है कि वहां पर लोग इतने गुस्से में तने हुए जैसे गोया हथियार संभाल कर बैठ जाते हैं, किसी को चलने फिरने बैठने की जगह नहीं देते, जगह हो भी तो किसी को नहीं देते। बाज औकात किसी की सीट होती है तो उसको भी महरूम रखा जाता है और किसी फौज की तरह बाकायदा लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है। कहते हैं फिर ये भी होता है कि कुछ लोग अपने सर के ऊपर कुछ सामान की गठड़ी लाई हुई होती है तो उसको वो उठा के दूसरों के सर पे दे मारता है, कभी गलती से और कभी लड़ाई झगड़े में। कहते हैं कि जब कोई दूसरा शख्स किसी दूसरी खिड़की से ये सारा नजारा देखता है और झुक झुक के उनको
आपस में लड़ते झगड़ते देख रहा होता है तो इत्तेफाक से ये होता है कि उसके सर के ऊपर रखे हुए जो ताज सरदारा होता है, इसका मतलब बादशाहों का ताज, मगर यहाँ पर मुराद ये है कि कोई टोपी शोपी अगर किसी ने पहनी हो तो दूसरी खिड़की में से झांक झांक के दूसरे डब्बे में लोगों को लड़ते झगड़ते देख रहा होता है, तो उसकी टोपी भी कभी कभी उसके सर से उतर के नीचे जमीन पर गिर जाती है। कहते हैं कि इनमें से कोई एक ऐसा शख्स भी होता है जो गन्ने के खेत में से पूरा खेत गन्ने का काट कर डब्बे में ले आता है, ट्रेन के इस डब्बे में। और कोई ऐसा बंदा होता है कि अपने घर की चारपाई भी उठा लाता है और यहाँ पे लाके फिट कर देता है। यानी कि क्योंकि तीसरा दर्जा होता है बेहद आम और गरीब गुरबा लोगों की सफर का जरिया होता है ये तीसरा दर्जा, तो लोगों को इतनी समझ भी नहीं होती, बस वो ये चाहते हैं कि हम अपनी चीजें भी साथ ही सफर में लेके चले जाएं और गन्ने के खेत वगैरह से गन्ना भी उठा के ले आते हैं। आपको पता है कि गन्ना जो है वो एक डंडा नुमा चीज होती है जिसकी आप गंडेरियां खाते हैं, तो इस टाइप उनको डब्बे में दाखिल करना खुद एक बहुत बड़ा मसला होता है, मगर ये लोग ले आते हैं, चारपाइयां तक उठाकर यहाँ पर ले आते हैं। अमूमन आप देखते हैं कि जो तीसरा डब्बा होता है इसमें वो लोग सफर कर रहे होते हैं जो छोटे मोटे स्टेशनों से देहातों से सफर करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह किसी छोटे मोटे देहात के छोटे मोटे से रेलवे स्टेशन से सवार होते हैं और किसी और बड़े स्टेशन पर उतर जाते हैं। तो चुनाचा उनके पास इसी किस्म की कुछ चीजें होती हैं जो वो सफर के दौरान इधर उधर लेकर आते जाते रहते हैं। कहते हैं कि किसी के कपड़ों में से लोहे का कुल्हाड़ा तेज चमकता हुआ नजर आता है और कपड़े के पेचोखम में से, यानी कि कहीं न कहीं छुपा छुपाया लोगों ने चमकता हुआ कुल्हाड़ी किसी ने रखी होती है। और कभी ऐसा नजर आता है कि किसी सामान के सुराख में से, रोजन कहते हैं किसी सुराख में से, किसी सामान के सुराख में से एक काले रंग का स्लीपर जो है वो नजर आ रहा होता है। और हम लोग जब खड़े होते हैं इस डब्बे में अक्सर ट्रेन के इन सीटों के साथ लगे हुए लोहे के जो डंडे होते हैं उनको पकड़ के लोग बेचारे खड़े रहते हैं कई कई घंटे। तो कुल्हाड़ा टाइप चीजें जो सर उड़ा सकती हैं बंदे का, ऊपर से घेर के पांव पे लग के पांव काट सकती हैं। और वहीं पर किसी न किसी सुराख में से काले रंग का एक जूता भी नजर आ रहा होता है और लगता है कि अभी जैसे मुंह के ऊपर आकर वो लगेगा। तो ये वो सामान होता है जिसका जिक्र शायर कर रहा है। कहते हैं कि बाज लोग ऐसे भी होते हैं कि वहां पर खड़े होते हैं और वो अपना हुक्का जो है वो किसी आतिशदान की तरह सुलगाए हुए होते हैं और वहीं खड़े खड़े उसको पी रहे होते हैं। और कहते हैं ये जो कौम बेसरो सामान है, यानी कि हमारी कौम जो है मुख्तलिफ हालतों में बेचारी बेसरो सामान ही नजर आती है। इसकी मुख्तलिफ हालतें पूरी दुनिया में हमारी गुर्बत भी मजाक का निशाना बनती है, हमारी नासमझी और कमकली भी मजाक का निशाना बनती है। इसके अलावा हमारा गैर तालीमी याफ्ता होना भी। तो चुनाचे कहते हैं ये जो बेसरो सामान कौम है मुसलमानों की, इसका जो सामान है उसी को अगर देखो तो हंसी आ जाती है। तो वाकई जिन चीजों का ऊपर जिक्र किया गया है, गन्नों का, चारपाइयों का, काला स्लीपर, कुल्हाड़े और इसी टाइप की चीजें, तो कहते हैं कि ये बेसरो सामान कौम जो है इसका सामान तो देखो। उसके बाद वो कहते हैं कि वो एक रस्सी में पूरा लाओ लश्कर बांध लाए हैं, ये बिस्तर में हजारों तीर और नश्तर बांध लाए हैं। आपने अगर देखा हो ट्रेन के इस डब्बे में, तो ये देहाती लोग ये क्या करते हैं कि रस्सी नुमा कोई भी चीज ऐसी होती है उसके साथ इस डब्बे में वो अपनी सारी सामान, पोटलियां, इस टाइप की बेशुमार चीजों को इन रस्सियों के साथ बांध बांध के वो अपना एक लगेज तैयार करते हैं और उसको बांध के ट्रेन के डब्बे में रख देते हैं। तो शायद ये कहते हैं कि ये अपने बिस्तर के अंदर बेशुमार तीर और नश्तर, यानी कि छुरियां, तीर वगैरह, हथियार वगैरह ये बांध कर ले आए हैं। यानी कि हर किस्म की चीज ये अपने बिस्तरों में बांधते हैं, उसको रस्सियों के साथ बांधते हैं और ट्रेन में रख देते हैं।
कहते हैं सुराही से घड़ा रोटी से दस्तरखान लड़ता है, मुसाफिर खुद नहीं लड़ता मगर सामान लड़ता है। कहते हैं कि ये लोग जब आते हैं तो पानी पीने के लिए सुराही लाते हैं, घड़े लाते हैं, रोटियां लाते हैं, दस्तरखान लाते हैं और इसी तरह का मुख्तलिफ सामान जो होता है वो आपस में टकराता रहता है, लोगों का भी और इनका अपना भी। और मुसाफिर अगर खुद ना भी लड़े झगड़े तो इसका सामान जो होता है वो लगता है एक दूसरे के साथ लड़ रहा है, यानी बेइंतहा रश होता है। सामान होता है, सामान सरों के साथ, मुंह के साथ, जिस्म के साथ टकराता है, तकलीफ देता है, जमीन पे पड़ा होता है, सीटों पे लोग खुद बैठे होते हैं, कोई सोया होता है, कोई लड़ झगड़ा होता है। तो इंतहा का रश और हजूम होता है जहां पर बेशुमार रखी हुई चीजें और सामान भी तकलीफ का बायस बनते रहते हैं। तो आइए अब ये इसकी तशरीह आपने देख ली, इसको लिख लें, साथ साथ इसको कंप्लीट करें, मुकम्मल करें। और यहाँ पर अभी हम देखते हैं शायर के ख्याल के मुताबिक मिल्लत बेजा का क्या मतलब है। तो यहाँ पर मिल्लत बेजा का मतलब ट्रेन में सफर करने वाला वो हजूम है। मुसलमान तो नहीं हम कह सकते हैं, मगर वो लोग जो ट्रेन में सफर करते हैं, गरीब आवाम इस तीसरे डब्बे में। रेलगाड़ी के मुसाफिरों की किस्मत में तीसरा दर्जा क्यों लिखा गया है, तो ये भी आपको मैं बता चुकी हूँ कि तीसरे दर्जा जो होता है ट्रेन के इस मुसाफिरों की किस्मत में तो नहीं लिखा होता। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ दर्जों में सफर कर रहे होते हैं, मगर ये दर्जा जो है गरीब अवाम की जैसे बाकी मामलात में किस्मत खराब होती है, इनकी यहाँ भी किस्मत बेचारों की खराब होती है और तीसरे दर्जे की हालत कभी भी नहीं बदली और ना बदलेगी जैसे कि अंदेशा है। उसके बाद देखिए जी, शायर ने गाड़ी में सवार मुसाफिरों को किस नाम से याद किया है और क्यों। तो देख लें यहाँ पर मुसाफिरों को शायर ने किस नाम से याद किया है। यहाँ पर शायर ने मुसलमानों को मिल्लत बेजा से ही मुखातिब होकर उसका नाम लिया है, मिल्लत बेजा। इसके बाद देख लें रेल के मुसाफिर अपने साथ क्या लाए थे। रेल के मुसाफिर जैसे कि मैं भी आपको बता चुकी हूँ कि रेल के मुसाफिर जो हैं अपने साथ चारपाइयां, गन्ने, कुल्हाड़ियां, स्लीपर, खाने पीने का सामान, हुक्का वगैरह, बिस्तर, इस तरह की चीजें वो बांध कर अपने साथ, दस्तरखान है, घड़ा है, रोटी है, सुराही है, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। मुसाफिर खुद नहीं लड़ता मगर सामान लड़ता है, इस जुमले से शायर की क्या मुराद है। इन्हीं लोग तो बहुत होते ही हैं, मगर जितने लोग होते हैं उससे 4 गुना ज्यादा वो अपने साथ सामान लेकर आए हुए होते हैं, और जो कि उन्होंने जगह जगह रखा हुआ होता है। उनमें से कुछ बेशुमार चीजें ऐसी होती हैं जो दूसरों को तकलीफ भी पहुंचा सकती हैं। खुद नहीं लड़ता अगर मुसाफिर, तो वो सामान ही इतना खतरनाक होता है कि अगर चलते फिरते जिस्म में किसी हिस्से पे टकरा जाता है तो नुकसान का और तकलीफ का बायस बन जाता है। ये मिसरे हैं बच्चों, ये आप लोग देख लीजिएगा, उसे मुकम्मल कर लें नज़म को। यहाँ पे देखिए ये सवाल आपके पेपर में नहीं आते हैं, इसको आपने भी आपको लिखना पड़ जाए। नज़म में रेल में सवार मुसाफिरों की जो बुरी हालत बयान की गई है उसे अपने अल्फाज में लिखें। तो ये दरअसल इस नज़म का एक खुलासा टाइप चीज बन जाएगी। खुलासा तो नहीं होगा, मगर आप इसको मुख्तसरन जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मुसाफिर जो हैं वो इससे तीसरे दर्जे में घुस जाते हैं, बेइंतहा रश होता है और यूं लगता है कि हर बंदे का जुलूस निकल रहा है। खिड़कियों में से लोग उछल कूद कर रहे होते हैं, अंदर घुस रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाइयां झगड़े कर रहे होते हैं, गठरियां और सामान एक दूसरे के सरों पर मार रहे होते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए। और लोग अजीबो गरीब चीजें अपने साथ सफर के दौरान लाए हुए होते हैं। तो इसी तरीके से बातें मुकम्मल करके आप इस नज़म को देखते हुए यहाँ पर अल्फाज
اور مرکبات کے جملے ہیں۔ یہ ملت بیضا سر دارا اور یہ دونوں لفظ جو ہیں ہمارے مرکب ہیں، اور اس میں سے الفاظ جو ہیں وہ یہ پیچاک، نفوس اور روزن ہیں۔ تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، جملوں کو لکھ لیتے ہیں۔